नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के लेसन नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग इकोनॉमिक्स में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियोस में हम इस लेसन के पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और इसी लेसन के वीडियो 2 में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझा चुके हैं, करवा चुके हैं। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक क्या है? मानव पूंजी। दूसरा है जनसंख्या की परिसंपत्तियां कौन सी जनसंख्या है? शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या। जो शिक्षित है, स्वस्थ है, वही हमारी परिसंपत्तियां हैं, वही हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है कृषि कैसी क्रिया है? मौसमी अथवा वार्षिक। तो इसका सही आंसर होगा मौसमी, क्योंकि मौसम के अनुसार ही कृषि में कार्य होते हैं। उसके बाद है जनसंख्या कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन। जनसंख्या कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन, और ये संसाधन सब पे भारी है। उसके बाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे शामिल किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी देश में जितनी भी बनी हैं वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं हैं, लेकिन वो अंतिम होनी चाहिए। अंतिम का अर्थ है, मान लीजिए आपके पास आटा है, उसके बाद आपके पास पहले गेहूं, फिर आटा, फिर बिस्किट। तो जो बिस्किट है वो अंतिम उत्पाद है, क्योंकि अब वो सीधा उपभोग हो जाएगा, उसका आगे कुछ नया नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद है मानव पूंजी क्या है? कुशल, प्रशिक्षित और स्वस्थ मानव को हम मानव पूंजी कहते हैं। समझिए, एक आम मानव जो है वो मानव पूंजी नहीं है, परंतु जब वो कुशल है, मतलब शिक्षित है, प्रशिक्षित मतलब उसको ट्रेनिंग मिली हुई है किसी न किसी कार्य को करने की, और वो स्वस्थ है, तो वो केस में बदल जाएगा मानव पूंजी में। फिर है मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम मानव को मानव पूंजी में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण। डॉक्टर किसका उदाहरण है? मानव पूंजी का, क्योंकि वो प्रशिक्षित है, शिक्षित है और स्वस्थ है। मानव पूंजी निर्माण किसमें निवेश से होता है? मतलब हमने मानव पूंजी निर्माण करना है तो कौन सी 3 चीजें निवेश करनी होंगी? सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। उसके बाद है भूमि और भौतिक पूंजी को कौन उपयोगी बनाता है? मानव पूंजी। देखिए, मानव पूंजी श्रेष्ठ पूंजी है, सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वही बाकी पूंजियों का उपयोग कर सकती है, उन्हें उपयोगी बना सकती है। उसके बाद है मानव पूंजी के निर्माण को कौन सी क्रांति दर्शाती है? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। जहां पर भी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है, इसका मतलब मानव पूंजी निर्माण में क्रांति आई है। उसके बाद है मानव पूंजी किस तरह अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव संसाधन अर्थात मानव पूंजी ही अन्य संसाधनों का उपयोग करके उन्हें उपयोगी बना सकती है। फिर है मानव पूंजी में निवेश करके उसे कैसी परिसंपत्ति में बदला जा सकता है? इसका सही आंसर है उत्पादक। फिर है विलास और सकल किस गांव में रहते हैं? सेमापुर। हम विलास और सकल की एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि एक व्यक्ति जिसे हमने पढ़ा लिखा के मानव पूंजी में बदल दिया है, और विलास नाम का बच्चा जो स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं प्राप्त कर सका, उन दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है? सकल के माता पिता क्या कार्य करते हैं? सकल की माँ शीला घर का काज करती है और पिता बूटा चौधरी खेतों में कार्य करता है। और सकल में किस विषय का व्यवसायिक कोर्स किया? सकल ने कंप्यूटर का व्यवसायिक कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स किया। सकल को किस फर्म में नौकरी मिली? सॉफ्टवेयर फर्म में। विलास की आयु कितनी है? 11, जबकि सकल की 12। विलास के माता पिता क्या कार्य करते हैं? मछली पकड़ने का। उसके पिता मछुआरे थे, परंतु जब विलास 2 वर्ष का था तब उसके पिता का देहांत हो जाता है। विलास को कौन सा रोग है? गठिया का, परंतु वो उसका इलाज नहीं करवा पाता कि उसकी माँ की आमदनी, गीता की आमदनी बेहद कम है। विलास को किस कार्य को करने के लिए बाध्य होना पड़ा? मछलियां पकड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मछुआरा कौन है? एक तो विलास के पिता महेश और दूसरा खुद विलास, ठीक है ना। उसके बाद है मछलियां सकल और विलास में से किसकी उत्पादकता अधिक है? सकल की, क्योंकि सकल मानव पूंजी में बदल चुका है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करने से भविष्य में कैसे प्रतिफल प्राप्त होते हैं? उच्च प्रतिफल। अगर हम एक मानव संसाधन में
शिक्षा और चिकित्सा दोनों निवेश कर देते हैं तो भविष्य में हमें अच्छे यानी कि उच्च लेवल के प्रतिफल मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। जापान कैसा देश है, विकसित या अविकसित? तो वो विकसित देश है। जापान ने किस संसाधन पर निवेश कर खुद को विकसित बनाया? मानव संसाधन पर, क्योंकि जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी बहुत ज़्यादा है। किस देश ने मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया? जापान ने। जापान के पास कौन सा संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन। आपको पता है वहाँ पर सिर्फ 17% जगह पर ही कृषि होती है। विभिन्न क्रियाकलापों को हम कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कृषि व सहायक क्षेत्र, क्योंकि कृषि से जुड़े और उसके सहायक क्षेत्र जो हैं वो इसमें आते हैं। फिर है वानिकी और पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर। यहाँ पर चाहे 5 क्वेश्चन बना सकते हैं कि कृषि किस में आती है, वानिकी किस में आती है, पशुपालन किस में आता है, मत्स्य पालन। तो आप एक ही बार में याद कर लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। उसके बाद है वानिकी और पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? उत्खनन और विनिर्माण, यानी कि जितना भी उद्योगों से कार्य संबंधित कार्य है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति से मिले कच्चे माल को संशोधित करके जब हम उसे किसी नई वस्तु में बदल दिया जाता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे मान लीजिए कपास है, कपास प्राकृतिक है यानी कि वो कृषि क्षेत्र में है, लेकिन जब कपास से उसे कपड़े में बदल दिया जाता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में, वो कपड़ा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। विनिर्माण का अर्थ होता है औद्योगिक क्षेत्र। उत्खनन यानी कि जब हम खनन को हाई लेवल पर लेके जाते हैं, जो भी हमने सामान निकाला है उसमें से अशुद्धियाँ निकाल के और उसे हमने शुद्ध लोहे में, जैसे कि लोहा ही ले लीजिए, लोह अयस्क लेकर उसे हमने अशुद्धियाँ निकाल के लोह में बदल दिया, एक लोह धातु में बदल दिया, वो उत्खनन है। ये दोनों ही द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। बैंक में कार्यकर्ता मैनेजर किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, क्योंकि सभी सेवाओं का सृजन तृतीय क्षेत्र में किया जाता है। विनिर्माण कहाँ हो सकता है? कारखाने, कार्यशाला और घर पे भी हो सकता है। क्या द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर हमें शुगर भी बनानी है, अगर हमें चीनी बनानी है तो उसका कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है? बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत सारे औजारों की आवश्यकता पड़ती है कृषि के अंतर्गत। हमें कल्टीवेटर की आवश्यकता हो सकती है, हल की आवश्यकता हो सकती है, तो ये कहाँ से बनकर आते हैं? द्वितीय क्षेत्र से। क्या प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है? हाँ बिल्कुल निर्भर है, परस्पर निर्भर है। एक क्षेत्र का सामान दूसरे में जाता है, दूसरे का तीसरे में, और तीसरा जो है वो पहले दोनों से रिलेटेड है, इसलिए सभी परस्पर निर्भर हैं। घ उ का पूरा नाम यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करते हैं? तीनों करते हैं, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी। ऐसी क्रियाएं जिनसे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं, क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं। यानी कि जिन कार्यों को करने से आमदनी प्राप्त होती है या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाओं में आएगा वे आर्थिक क्रियाएं जिन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि उन्हें बेचकर बाजार में बेचकर आमदनी प्राप्त की जा सके या मूल्य प्राप्त किया जा सके। और गैर बाजार क्रियाएं क्या हैं? वे क्रियाएं, वे आर्थिक क्रियाएं जो स्वयं उपभोग के लिए की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ गेहूं उगाई पर उसे बाजार में नहीं बेचा, घर पे ही यूज के लिए रख लिया, तो वो गैर बाजार क्रिया है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साक्षरता दर पर, जीवन प्रत्याशा और लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर। कितने लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि साक्षरता दर, लोगों की औसत आयु कितनी है यानी कि जीवन प्रत्याशा, और लोगों द्वारा प्राप्त कौशल। अगर ये तीनों चीज़ें बढ़िया हैं, अच्छी हैं, उच्च लेवल की हैं, तो इसका मतलब जनसंख्या गुणवत्ता वाली है। प्रत्येक जिले में कितने नवोदय विद्यालय खोलेंगे? आमतौर पर प्रत्येक जिले में 1 नवोदय विद्यालय होता है, परंतु यदि कोई बहुत बड़ा जिला होता है तो वहाँ पर 2 भी खोले जा सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए या शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, खर्च किया गया? 151 करोड़ रुपए। 2020-21 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया?
99,300 करोड़ रुपये उसमें तय किए गए कि खर्च करे जाएंगे। उसके बाद है 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? 18%। कितने कम पढ़े लिखे लोग थे? 2011 में 74%। और आज 2017 में जो है 85% लोग साक्षर हो चुके हैं। सन 2011 में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता थी? केरल में। इवन के केरल के कुछ जिलों में तो साक्षरता दर 96% है। सन 2011 में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता थी? बिहार में। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें यह तय किया गया कि 6 से 14 का कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसने अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा ना किया हो। उसके बाद है कौन से कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए चलाए गए? एक तो चलाया गया स्कूल लौटो शिविर, दूसरा सेतु पाठ्यक्रम। ये कुछ ऐसे हैं कि जो बच्चा पहले स्कूल में नहीं गया उसको एज के हिसाब से उस क्लास में कर दिया जाता है, और जो उसके पाठ्यक्रम छूटा है पीछे उसके लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया ताकि वो बीच का जो गैप है, ब्रिज है, वो पूरा हो सके। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई? दोपहर का भोजन। और इसका जबरदस्त फायदा भी मिला। बच्चे दोपहर के भोजन की वजह से स्कूलों में आए और बहुत बड़ी मात्रा में आए, और जिससे उनके पोषण स्तर भी बढ़ा। अब बच्चों को अच्छा खाना मिलता था, गर्मा गर्म खाना मिलता था, तो जिससे उनके पोषण भी बढ़ा और उनकी सेहत भी अच्छी हुई। ये भी एक हिसाब से निवेश है बच्चों की स्वास्थ्य में, यानी कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में निवेश। वर्ष 1950-51 में विद्यालयों की संख्या कितनी थी? ये विद्यालय नहीं, महाविद्यालय है। महाविद्यालय मतलब कॉलेज की संख्या कितनी थी? 750। वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 30। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ इसको, ताकि ये ना हो कि हमने कुछ छोड़ दिया। हम यहाँ पर लिख देते हैं महाविद्यालय। महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 750। वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालयों की यानी कि यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 30। फर्म या कंपनी जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना, यानी कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद है जन्म दर। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को, अब लोग हैं, पहले बच्चे थे वो जिनकी आयु 1 वर्ष से पहले की थी, तो अब जो लोग हैं उनकी संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 2014 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 68.3, यानी कि औसत जो कोई व्यक्ति जो है जीने की औसत कितना जीता है? 68.3 वर्ष। उसके बाद है 1951 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 147। 2016 में कितनी हो गई? 34। 1951 में जन्म दर कितनी थी? 20.8। 2016 में जन्म दर कितनी हो गई? 6.4। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 529, डेंटल कॉलेजों की संख्या 313। और भारत के किन 4 राज्यों में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इनमें जितने कॉलेज हैं उतने तो भारत के बाकी राज्यों में हैं, ये इनमें बल्कि ज़्यादा मिलेंगे। जनसंख्या का वह भाग जिसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है क्या कहलाता है? श्रम बल जनसंख्या। अगर कोई बच्चा काम भी करता है लेकिन उसकी आयु 15 से कम है तो वो श्रम बल जनसंख्या में नहीं गिना जाएगा। फिर बेरोजगारी क्या है? प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बेरोजगारी। यहाँ पर दर, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के 2 प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। फिर आगे ग्रामीण बेरोजगारी के 2 प्रकार, मौसमी और प्रच्छन्न।
शहरी बेरोजगारी का प्रकार, शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब लोग वर्ष में कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मौसम के हिसाब से ही उन्हें कार्य मिलता है, बाकी महीने वो बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ दिखाई को मिलती है? ये भी कृषि क्षेत्र में। कैसे? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर ना पड़े, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि किसका सूचक माना गया? मंदी का। मंदी क्या है? जब देश में बेरोजगारी होगी, किसी भी व्यक्ति को कार्य नहीं मिलेगा, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन चली जाती है, तो उस डाउन स्थिति को मंदी कहा जाता है। आपको पता है एक आर्थिक महामंदी आई थी 1929 में, बहुत बड़ी विश्व आर्थिक महामंदी थी वो, जब सारी दुनिया के पास से ही रोजगार चले गए थे। मैट्रिक और स्नातक युवकों में से अधिक बेरोजगारी कहाँ या किन में देखने को मिलती है? मतलब मैट्रिक लोग उतने बेरोजगार नहीं मिलेंगे जितने स्नातक पास या स्नातकोत्तर लोग पास, यानी कि एमए और बीए पास लोग जो हैं वो ज़्यादा बेरोजगार मिलेंगे। मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को कौन इंगित करता है? सकल। यहाँ पर हम सकल लड़के की बात कर रहे हैं जिसे प्रशिक्षण देकर शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए मानव पूंजी या मानव संसाधन में कन्वर्ट कर दिया गया। महेश कौन सा कार्य करता है? मछुआरे का। अब बताइए महेश कौन है? पिछली स्मृति के आधार पर महेश जो है वो विलास का पिता है। बेरोजगारी से किस संसाधन की बर्बादी होती है? जनशक्ति संसाधन की, अर्थात मानव संसाधन की। क्योंकि जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो हम कहेंगे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। क्या भिखारी मानव संसाधन है? नहीं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की उत्पादकता में नहीं लगा हुआ। बेरोजगारी से किस में वृद्धि होती है? बेरोजगारी से मंदी में तो वृद्धि होती है, आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। कैसे? मान लीजिए अगर घर में एक व्यक्ति के पास रोजगार है और बाकी सभी बेरोजगार हैं, तो वो किस पर डिपेंड हो जाएंगे? जिसको रोजगार प्राप्त है। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।